वीरेंद्र डंगवाल, एक पूरी पीढ़ी है 8वें दशक की जिसके बीच ज्ञानेंद्रपति आते हैं और छात्र राजनीति के भीतर से निकले हुए रचनाकार हैं। और ये वो दौर है जब उस छात्र राजनीति को संपूर्ण क्रांति के तौर पर जयप्रकाश नारायण ने जिसका नेतृत्व किया और रेणु जी के कहने पर नागार्जुन जो सम्मान मिला, नागार्जुन भी उस संपूर्ण क्रांति से जुड़े थे, लेकिन बाद में जो है केर बेर के साथ की बात करके, माने केला और बेर एक साथ नहीं रह सकते, तो वो जो है नागार्जुन ने संपूर्ण क्रांति के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, संपूर्ण भ्रांति, और यह कहकर उससे वो अलग हो जाते हैं। और उनका एक कविता संग्रह है साथियों, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ये खिचड़ी विप्लव क्या है? वो विप्लव माने क्रांति का जो मिला जुलापन है, वह असल में संपूर्ण क्रांति की उसी भ्रांति की तरफ इशारा करता हुआ शीर्षक है। तो ये माने छात्र राजनीति हो गई, नक्सलवादी का वो दौर हो गया, संपूर्ण क्रांति हो गई, और साथ ही साथ उसके बाद जो इमरजेंसी का दौर है, उस दौर माने उस जमीन से एक कवि उपजते हैं। और बहुत स्वाभाविक है कि उस दौर की जो कविताएं हैं, जैसे आस्था करे थी कुल 8 कविता संग्रह हैं, दरअसल 7 ही कविता संग्रह है ज्ञानेंद्रपति के, 8 जिसको आप गिन रहे हैं और गिन रही हैं, संभवतः भिनसार को एक अलग कविता संग्रह मान रही हैं, जिसमें पुरानी दोनों उनके पुराने संग्रह माने आंख हाथ बनते हुए और शब्द यह शब्द बना है, शब्द लिखने के लिए ये कागज बना है कि पूरी कविताएं एक साथ संकलित और कुछ अप्रकाशित कविताएं उसमें संकलित है। तो एक साथ वो संकलन है, तो उसमें 2 रिपीट है, तो मेरा वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जितना माने विराट लेखन है ज्ञानेंद्रपति का, उसमें लगभग 724 कविताएं मैंने गिनी हैं कुल, उन्होंने अभी तक जो लिखी, जो प्रकाशित हुई हैं। तो जो शुरुआत के दोनों कविता संग्रह हैं, जैसे अभी आस्था ने या सभी वक्ताओं ने या सभी लोग बोलेंगे ही कि भूगोल बोध और स्थानिकता का एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि कोई रचनाकार जहाँ रहता है वहाँ की कविताएं आएंगी नहीं, स्वाभाविक तौर पर आएंगी। भूगोल बोध या स्थानिकता माने ज्ञानेंद्रपति की जो शुरुआती कविता संग्रह है, माने दोनों जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वे भूगोल बोध और स्थानिकता की कविता नहीं, वह स्वाभाविक तौर पर वहाँ की घटनाएं उस कविता में आती। भूगोल बोध और स्थानिकता मुख्य रूप से 2 कारणों से उभरती, जैसे कि 99 में जब गंगा तट आता है, वो बनारस आते हैं, तो बनारस की उसमें जो है भूमंडलीकरण का जो दबाव है, भूमंडलीकरण के दबाव की वजह से जो छोटी छोटी अस्मिताएं और स्थानिकता होती है, उसके छूट जाने या परे चले जाने की जो एक संभावना होती, कभी हमेशा से जो चीज़ें मुख्य धारा में है या सत्ता विमर्श के दायरे में होती हैं, उससे जो चीज़ें छूट गई, जैसे अभी ज्ञानेंद्रपति जी बोल रहे थे तो उपस्थित के अलावा उपस्थितों को भी वो संबोधित कर रहे थे। स्वाभाविक है कि जो चीज़ें छूट रही होती हैं सत्ता विमर्श के दायरे से, उसको वो दहलीज, कविता की दहलीज में खींच के ले आता है। तो एक तो स्थानिकता और आंचलिकता का जो दबाव है, वो उस 90 के दशक के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसके दबाव में निकल कर आता है। उस दौर के सारे कवि, मदन कश्यप जी बैठे हुए, श्री प्रकाश शुक्ल बैठे हुए, इन सारे कवियों के यहाँ वो चीज पाएंगे आप। और दूसरी बात, दूसरा कारण ये भी आस्था हो सकता है कि जो ज्ञानेंद्रपति ने, जैसे अभी उनके प्रशस्ति वाचन वाले लेख में जब मदन कश्यप जी पढ़ रहे थे, बहुत ही कसा हुआ, मैं बैठा हुआ था, सब कुछ लगभग कह दिया, जो कुछ भी कहना है वो उसी के दायरे में होगा। वो कह रहे थे कि निम्न वर्गीयों और निम्न जातियों की पीड़ाओं का महाकाव्य उनका पूरा साहित्य है। ये बड़ी बात है। आप मेरे पास पूरी सूची है कि किस किस तरह के जो है लोगों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, किस किस तरह के मुद्दों पर कविताएं लिखी। उसमें मछुआरे, मल्लाह और जो है धोबिन, खजुही, कुतिया जैसे मालती और बाटी वाली ताई की बात आई रही है। उनकी एक कविता, उनके सपनों का रंग मैं जानता हूँ, ये बांस के एक सामान बनाने वाले, कारीगरी नक्काशी करने वाले मजदूरों की कविता है। राम खिलावन एक ऐसी कविता है जो दातून तोड़कर बेचता है, दातून बेचने वाले की पीड़ा पर कविता है। अपना बघवा नाला साफ करने वालों की
जिंदगी पर लिखी गई कविता है। इन सारी चीज़ों के बीच माने जिस तरीके के पात्रों को या जिस तरीके के लोगों को अपनी कविता में ज्ञानेंद्र पति रच रहे हैं, वैसे लोगों का कोई इतिहास और कोई संस्कृति मुख्य धारा ने बनने ही नहीं दिया। प्रेमचंद के आप देखें ना, सदगति और जो है सवा सेर गेहूं जैसी कहानियां हैं, कफन जैसी कहानियां हैं, जहां एक बहुत बड़े वर्ग को भूख के स्तर पर ही रोक दिया गया। वो सवा सेर गेहूं के विप्र पूरी साजिश के तहत उसको भूख में उलझा देते हैं और उसकी पीढ़ियों को गुलाम या मजदूर बना लेते हैं अपने यहाँ। तो जब भूख से लड़ता रह जाएगा, उसका कल्चर में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो संस्कृति में योगदान की स्थिति में ही नहीं आने पाता। तो दोस्तों, जिसको संस्कृत में रचा ही नहीं गया, उसको संस्कृत में रचने के लिए केवल कहानी से और केवल इतिहास से काम नहीं चलता। भूगोल के बिना किसी संस्कृत की आप कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि ज्ञानेंद्र पति की कविताओं में भूगोल बोध भी उसी गाढ़ेपन और उसी विस्तार के साथ आता है, क्योंकि जैसे लोगों की संस्कृति को उन्हें हिंदी कविता के इतिहास में दर्ज करना है, उनकी संस्कृति को दर्ज करने के लिए ठोस भूगोल की बहुत जरूरत पड़े। तो ये कुछ रीजन कारण हो सकते हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करा था। और एक बात और, मंगलम जैसे कह रहे थे, चेतना पारी जैसी कविता बहुत अच्छा मंगलम ने बोला। मुझे माने अपने जूनियर होने के नाते मेरी छाती चौड़ी हो रही थी कि किस तरीके से बनते हैं लोग, आस्था भी इसी तरह आगे चलकर और बेहतर करेंगी। लेकिन वो एक कह रहे थे कि ये इस तरह की कविता हो सकती है, उस तरह की, जो भी वो संदर्भ दे रहे थे, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ये बात और उसमें जोड़ूंगा, वो यह कि कविता मैं मानता हूँ कि प्रेम की भी कविता है। और उससे ज़्यादा जब कविता को ध्यान से आप पढ़ेंगे, विवेक सर बैठे हैं, वो मुझे दिखा भी रहे थे कि चेतना पारी की याद उस कवि के मन में या नायक के मन में तब आती जब वो एक नन्ही बच्ची को देखता है। ये नन्ही बच्ची को देखता है और नन्ही बच्ची जैसी हरकतों को देखता है, तो वो अल्हड़, वो खिलंदड़ापन, वो लड़की में जो लड़कीपन बहुत पहले ही छूट जाता है, वो जल्दी बड़ी हो जाती है। प्रेमचंद ने लिखा है कि जौवन आते समझदारी आते ही जौवन चला जाता है। हाँ जी, अच्छा जी। तो साथियों, उसमें जो नन्ही बच्ची है, ये कविता एक साथ लड़की के प्रति वात्सल्य भावना की और लड़की के प्रति जो श्रृंगार भावना है, दोनों की कविता है, दोनों की। वो वात्सल्य भावना और श्रृंगार, और वात्सल्य ज्ञानेंद्र पति बार बार वात्सल्य से श्रृंगार की तरफ बढ़ने वाले कवि हैं। स्त्री के मामले में आप देखेंगे उनके यहाँ तमाम ऐसी कविताएं हैं। नन्ही बच्ची के जूतों पर कविताएं हैं, जूते की दुकान पर कविताएं हैं। बच्ची के पाँव में जूते पर इतनी तवज्जो क्यों ज्ञानेंद्र पति दे रहे हैं? वो इसीलिए कि वो नन्ही कोमल तलवे जो हैं, माफ कीजिएगा गर्मी की वजह से मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, क्योंकि तो मेरा विश्वविद्यालय ही है। मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। गर्मी की वजह से सब है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जूते पर इतनी कविता लिखने का मतलब ये है कि वो नन्हे तलवे के बीच में हिंदी कविता या हिंदी कवि की जो संवेदना की वो जूते हैं, जो उन तलवों को संभालना चाहता है, जिससे कि वो ठीक से इस क्रूर धरती पर उभर रखे जा सके। तो इस कविता को इस रेंज से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और एक बात और जो मैं जोड़ देना चाहूँगा, जो असल में मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था दोस्तों कि जैसे उनके यहाँ मल्लाह या नाव बनाने वाले मिस्त्री, मछुआरे, खरी हुई कुतिया या ऐसे तमाम जो है मशरूम, वर्ग, कुकुरमुत्ता जैसी कविताएं हैं, लेकिन उनके यहाँ गंगा पुरोहित जैसी भी कविताएं हैं। और ये ध्यान देने की बात है कि जिस समय में हम हैं, ये ऐसा समय है जब हम या तो किसी के बिल्कुल विरोध में खड़े हो जा रहे हैं, ये हमारे जुआ बैठे हुए हैं, या तो बिल्कुल भक्त बन जा रहे हैं, माने या तो भक्ति की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल विरोध में चले जा रहे हैं। तो जो वर्ग चेतना माने जो क्लास सिलेक्शन है जो है ज्ञानेंद्र पति का, उसमें गंगा के घाट पर बैठे हुए मल्लाह और नाव बनाने वाले की पीड़ा, उसका संघर्ष जितना महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण पुरोहित का संघर्ष नहीं है, जो वहाँ बैठकर 2 जून की रोटी की व्यवस्था भी कर रहा है। ये उन पुरोहितों के बारे में नहीं जो ठग विद्या में माहिर है।
ऐसे तमाम वकीलों को आप जानते होंगे, इलाहाबाद में अमरजीत भैया आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनकी, माने अमीरी के प्रतीक हैं। लेकिन आप गांव की माने जिलों की कचहरियों में चले जाइए तो वकील एक कोट सिलवाता है और पूरा धूप से सफेद हो जाती है कोट, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाते, उसकी जिंदगी बीत जाती है, उसके बच्चे यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ पाते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो है ज्ञानेंद्रपति अपनी कविताओं में। इसके साथ एक बात और कि ज्ञानेंद्रपति के यहाँ ये जो वर्ग है ये केवल माने मनुष्य के रूप में माने मनुष्यों को ही वो चित्रित नहीं करते, सर्वाधिकार भी रहते कि जो गहरे पर्यावरण बोध और प्राकृतिक चेतना जो उनकी कविताओं में आती है। उनके यहाँ चींटियां, मृत कौवा, वृक्ष के साथ नींद, अमरूद का पेड़ मेरा साथी, कुत्ते की अंगड़ाई, मशरूम बल गुदगुदता, चमगादड़ का बच्चा, ऐसी तमाम कविताएं हैं। साथ एक कविता है, बहुत जबरदस्त कविता है, माने प्रकृति और मनुष्य के सहजीवन पर छायावाद बहुत पहले लिख चुका था। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि प्रकृति और मनुष्य के सहजीवन पर कविताएं लिखी नहीं गई, लेकिन कैसे 80 के दशक में आकर और ज्ञानेंद्रपति के यहाँ आकर प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं और प्रकृति के बगैर, क्योंकि झारखंड से आते हैं, आदिवासियों की जंगल जमीन और उनको किस तरीके से उस पूरी प्राकृतिक विरासत, उस प्रकृति के बगैर उनकी संस्कृति संभव नहीं है। तो प्रकृति यहाँ मनुष्य के गहरे सहयोगी के तौर पर आती है। छायावाद में प्रकृति जो है को देख रहा है, कभी उसके सौंदर्य को निरखता है। प्रगतिवाद में केदारनाथ अग्रवाल वगैरह के यहाँ भी आप आएंगे तो प्रकृति कुछ जो है मनुष्य के करीब तो आती है, लेकिन 8वें दशक की जो कविता है उसमें देखें जरा सा कि वृक्ष तुम्हारे साथ हैं, वे केवल अपना भोजन बना या चबा नहीं रहे झुके हुए, वे तुम्हारी चिंता कर रहे होते हैं। वृक्ष जब झुकते हैं तो कहते हैं कि वे तुम्हारी चिंता कर रहे होते हैं। उनके काठ में बहती आग की नदी तुम्हारे हथियारों को नई धार देगी। वहां जो सबसे छोटा पौधा है वह अभी बंदूक की ऊंचाई का है और वह तुम्हारे साथ है। बंदूक, ये वही नक्सलवादी के दौर की कविताएं हैं। पौधे की ऊंचाई में भी बंदूक देख लेता है कवि। लेकिन आगे चलकर जब दौर बदलता है इमरजेंसी के बाद तक कवियों को लगने लगा था कि हम अगर कविता से बंदूक का काम लेंगे तो काम नहीं चलेगा। ज्ञानेंद्रपति की कविता है कि मुझे पता है कि मेरी कविता बसूला नहीं बन सकती। बसूला छीलता है, बढ़ई का हथियार है। तो मानी ये बोध है। आप जानते हैं कि इमरजेंसी के बाद जो है नक्सलवादी से वहाँ तक पहुँचने में हिंदी कवियों ने जो गहरे उनके जन संघर्षों के साथ जो उनके जुड़ाव हैं, वहाँ तक पहुँचकर वो महसूस करने लगा था कि हमें जो है जनता की पूरी वैचारिकी को बदलना पड़ेगा, केवल उसमें आक्रामकता से काम नहीं चलेगा। साथियों, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। एक बात अंतिम गंगा पर कहकर, वो इसलिए कि यहाँ मंच पर जो दो कवि हैं, श्री प्रकाश शुक्ल और ज्ञानेंद्रपति, दोनों लोगों ने गंगा पर पूरे संग्रह लिखे हैं। ज्ञानेंद्रपति के यहाँ तो गंगा बीती और गंगा तट है ही। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ रेत में आकृतियाँ जैसा संकलन है, पूरा गंगा पर ही पूरा संकलन है। लेकिन जरा देखिए कि ज्ञानेंद्रपति के यहाँ जो गंगा और गंगा से जुड़ा हुआ जीवन और गंगा पर आश्रित जिनकी जीविकाएं हैं, वह अपनी पूरी वो जीवन स्थितियां और वो पात्र अपनी जीवंतता में आते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ केवल दृश्य आ पाते हैं। यह एक गुणात्मक अंतर है दोनों कवियों के बीच। और दूसरी चीज कि गंगा पर कविता लिख देने से जैसे कोई दक्षिणपंथी मानसिकता का व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, अपने में शामिल करने लायक ये रचनाकार होगा, ऐसा नहीं है। गंगा पर उन्होंने कविता लिखी है, लेकिन गंगा के प्रति माने भजन पूजनवादी वैचारिकी से कविता नहीं आई। गंगा बीती में एक कविता है नौका विहार, सुमित्रा नंदन पंत के से जो है लेते हुए उन्होंने लिखा है कि सुरुचि, जो नौका विहार वो करते हैं, सुरुचि संपन्न कुलीन शालीन सहृदय। सुरुचि संपन्न कुलीन शालीन सहृदय एक तरफ है और दूसरी तरफ उनकी भोग भूखी क्रूरता। माने जो लोग शालीन लग रहे हैं, कुलीन लग रहे हैं, असल में उनके पीछे उनकी भोग भूखी क्रूरता है, उसको भी रेखांकित करना ज्ञानेंद्रपति नहीं भूलते। और गंगा आरती शोभा वर्णन नाम से कविता, जैसे भारतेंद्र बाबू इस तरह की कविताएं लिखते थे, जो है शोभा वर्णन अवतरण वगैरह जैसी कविताएं।
ज्ञानपति ने वैसी एक कविता लिखी है जिसमें लिखा है कि चमाचम पैकेजिंग में बंद इंडियन कल्चर। माने जो गंगा आरती का जो शोभा वर्णन है उसमें बाजारवाद की चकाचौंध के भीतर गंगा और गंगा पर आश्रित जीवन की जो बदहाली है, उस बदहाली को कैसे बाजारवाद ने ग्रसा है उसका दृश्य, उसका वर्णन वो करते हैं। और कुर्सियों पर कौन बैठता है उसके बारे में लिखते हुए वो कहते हैं कि जो बैठते हैं वो गोरे रंग के होते हैं और उनकी देह गुदार होती है। ये गुदार में गुद्दादार, ये शब्द जो है धूमिल के यहाँ भी आता है। गोरे और गुदार लोग होते हैं और जो कुर्सियां साफ करते हैं और उनको बैठने के लिए जगह मुहैया कराते हैं वो किशोर होते हैं, माने पढ़ने लिखने की उम्र वाले बच्चे होते हैं और हरियल हाथ होते हैं। और माने गुदार देह और हरियल हाथ। और वो कहते हैं कि जब वो कुर्सियां साफ करने जाते हैं तो वो कुर्सियां, वो कठोर हाथ, मल्लाहों के जितने मल्लाहों का वर्णन ज्ञानंद जी के यहाँ आता है, उनकी पीठ में मछलियां, बाह में मछलियां, माने वो कसा हुआ बदन, जो शरीर जिसको निराला ने श्याम तन कहा था, जो मेहनत से किया हुआ वो सांवला हो जाएगा। अब कुंदन गोरा में फीको तो रीत काल में तो कोमलता का सौंदर्य वहां रचा गया। बहरहाल तो दोस्तों वो कहते हैं कि कुर्सी पर जैसे ही हाथ पड़ता है वैसे ही कुर्सी चिहुक जाती है। अब आप समझिए कुर्सी का जो चिहुकना है, यह कुर्सी असल में वो सत्ता का प्रतीक है जो चिहुक रही कि ये हाथ कहाँ से मेरे ऊपर आ गया। क्योंकि तो उस हाथ के खतरे हैं, वो हाथ रीढ़ निकाल लेगा ऐसे सत्ताधारियों की, बड़े महत्वपूर्ण हाथ हैं। और साथियों अंत में काव्य भाषा पर एक साथी यहाँ पुणे से आए हुए हैं, क्या नाम आपका है? हाँ, ये ज्ञानपति सर पर शोध कर रहे हैं और शैली वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञानपति की कविताओं पर शोध कर रहे हैं। इसलिए मैं इनके लिए दो बात कह देना चाहूँगा कि देखिए ज्ञानपति की कविताएं बहुत गद्यात्मक हैं और गद्य और कविता क्या होती है उस पर उन्होंने अपने विचार वाली किताब में लिखा भी है, लिखते करते में, पढ़ते करते में। और आप ये देखें कि ज्ञानपति की ज़्यादातर कविताएं बिल्कुल गद्य भाषा में लिखी गई हैं और पढ़ने में अरोचकता की भी स्थिति पैदा हो सकती है। असल में वो पेंटिंग की एक तरह की शैली है, जैसे आप ब्रश कर देते हैं, तमाम दृश्यों को एक साथ ब्रश कर देते हैं, तमाम तरह के कलर को। अब उस ब्रश कर देने से जो पूरा का पूरा, माने उस पूरी इमेज से जो अंगूज आप तक पहुँचती है वह जो है कविता। श्री प्रकाश शुक्ल ने लिखा है कि ज्ञानपति की कविता जो है वो क्या कहते हैं कि उभरती नहीं। ज्ञानपति की कविता में गूढ़ार्थ नहीं होते, निहितार्थ होते। राकेश जोशी ने लिखा है निहितार्थ होते हैं। माने अब आप देखें कि कैसे उन्होंने शब्दों को बनाया, जैसे उनके लिए तद्भव तत्सम शब्दों का तो संस्कृत बहुत लिख देते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में जो बनारस के पहले की कविताएं हैं उसमें लुकाना, कड़ेर, हेरना, घरौआ, उज्जर जैसे शब्द आएंगे बिल्कुल ठेठ। यहीं पर शैलेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, उन पर भी एक कविता ज्ञानपति ने लिखी है और उसमें लिखा है उन्होंने कि हाँ, बत बुननी 80 का पलड़ा, बत बुननी शब्द पर गौर करिएगा, 80 का पलड़ा उलार क्यों है? तो वो कहते हैं कि हमें पता चला कि हमारा सबसे भारी बटखरा लंका आज और उनकी कविता भाषा में साथियों संस्कृत और लोक भाषा एक साथ जोड़कर कैसे वो नए शब्द बनाते हैं। जैसे आप आगमन शब्द जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कविता का शीर्षक लिखा आग डैश मन। अब आगमन माने ऐसा मन जिसमें आग भरी है ना। जैसे विश्वामित्र शब्द आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वमित्र कर दिया है। अब विश्वामित्र तो आप जानते हैं पुरोहिती और उसके प्रतीक है, लेकिन विश्वमित्र अब देखिए उसका अर्थ कैसे बदल देते हैं। जैसे नानी माँ एक शब्द है, नानी माँ, और ये शब्द आता है संत विवेक दास पर कविता एक लिखे हैं, विवेक जो कबीर चौरा के मठ के संबंध हैं। नानी माँ और उनका पूरा वो है, उनकी नानी की कहानी है, उसमें मैं उस पर नहीं जाऊँगा, वो प्रेम की कविता है। लेकिन नानी माँ को नीमा कर दिया। नानी माँ नीमा कबीर की जो है माँ का नाम है। और कैसे विवेक दास
को कबीर से जोड़ते हैं, भाषा के माध्यम से। आप देखें संवेदना को कैसे जोड़ा जाता है। गंगा आरती, गंगा आरती और संस्कृत और वो जो दोनों एक साथ, राम भक्त को राम विभक्त, तो राम भक्त को राम विभक्त जब वो कहते हैं तो आप देखिए कि एक ऐसे समय में हम हैं जब जो राम सबके हैं। अभी सर कल जो है व्याख्यान दे रहे थे, राम को विभक्त कर दिया गया, वो बांट दिया गया, सबके अलग अलग कर दिए गए। इन सारी बातों के बीच बहुत सी बातें हैं जिसको कहा जा सकता है। आप थके हुए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।